वेलकम डियर फ्रेंड्स वंस अगेन। और जैसा कि आप जानते हैं, आई ऑलवेज यूज टू मेक वीडियोस फॉर लेट ब्लूमर्स। सो टुडे ऑल्सो आई एम गोइंग टू मेक वीडियोस ऑन क्लास 12th इकोनॉमिक्स। आज का टॉपिक है हमारा बजट पर, हमने लिया हुआ है बजट। और बजट में जो जिस टॉपिक को हमने लिया और जिस टॉपिक से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस प्राय आते हैं वो है फिजिकल डेफिसिट। फिजिकल डेफिसिट क्या होता है उसको जानने से, उसको देखने से पहले यहाँ पर एक बार हम फ्लैशबैक में थोड़ी चर्चा करना पसंद करेंगे कि बजट को, जैसा कि आप जानते हैं कि बजट एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है। सरकार का जो इनकम और एक्सपेंडिचर होता है, रिसिप्ट्स और एक्सपेंडिचर्स का एक लेखा जोखा होता है। सरकार एक साल में कितने खर्च करती है और उसके इनकम के साधन क्या क्या हैं, कैसे इनकम आते हैं, उसके स्रोत क्या हैं, सोर्सेज क्या हैं, और उसका एक अकाउंटिंग जो करती है, जो फिस्कल ईयर हमारे यहाँ 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच होता है। तो ये तो बजट की बात होगी। बजट का एक जो डिफिनेशन हम देते हैं, एस्टिमेटेड गवर्नमेंट्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो ये अब इसके कंपोनेंट को भी थोड़ा ध्यान दे लें। कंपोनेंट को कई तरीके से क्लासिफाई किया जाता है, लेकिन हमारा जो डिफिनेशन के बेस पर जो कंपोनेंट है वो सरकार का रेवेन्यू और सरकार की आय और सरकार के का व्यय। सरकार की आय मतलब इनकम और एक्सपेंडिचर। तो इनकम के स्रोत क्या क्या सरकार के, उसको दो भागों में बांटा जाता है, रेवेन्यू रिसिप्ट्स और कैपिटल रिसिप्ट्स। और सरकार का व्यय क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू जो जो रिसिप्ट होता है, रेवेन्यू वर्ड आते ही आप अपने दिमाग में ये बैठा लो कि इसमें एसेट्स और लायबिलिटीज़ को टच नहीं करना है। रेवेन्यू रिसिप्ट्स में सरकार जो भी इनकम लेती है वो उसकी देयताएँ नहीं बनती हैं, सरकार को उसको रीपे बैक करने की ज़रूरत नहीं होती है। ये रिकरिंग नेचर का होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि कुछ जो सरकार की जो रिसिप्ट्स होती हैं, रिसिप्ट प्रायः लायबिलिटीज़ बढ़ाने वाला होता है। रिसिप्ट जो है, प्रायः मैं बोल रहा हूँ, कंपल्सरी नहीं बोल रहा हूँ। तो रिसिप्ट जो है लायबिलिटीज़ बढ़ाने वाला, लेकिन रेवेन्यू रिसिप्ट ऐसा है जो लायबिलिटीज़ नहीं बढ़ाता है और ये एसेट्स को कम भी नहीं करता है। ठीक है। और कैपिटल रिसिप्ट्स में क्या होता है, कैपिटल रिसिप्ट्स हमारे एसेट्स को कम करने वाला होता है और ये लायबिलिटीज़ को बढ़ाने वाला होता है। उसी तरह एग्जांपल भी हम देखेंगे। और उसी तरह कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है एसेट्स को बढ़ाता है, लायबिलिटीज़ को कम करता है। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है न तो एसेट्स को बढ़ाता है, न तो लायबिलिटीज़ को कम करता है। जहाँ रेवेन्यू है वहाँ पर एसेट्स और लायबिलिटीज़ टच ही नहीं है। रेवेन्यू रिसिप्ट्स के जो टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू सोर्सेज माने जाते हैं। आपके टैक्स में आप जानते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स को हमने याद करने के लिए बताया था, मारोगे तो रोऊंगा। मतलब जिसके ऊपर लगाया जाता है वही उसको आता है। झापड़ किसी को लगेगा, चोट तो उसको वही रोएगा। तो मतलब इनकम टैक्स की जो चोट है, इनकम टैक्स जिसके ऊपर आएगा तो उसी को पे करना होगा। ये समझाने का एक तरीका है। और जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, जैसे जीएसटी अभी आया है, तो इससे पहले भी इनडायरेक्ट टैक्स के बहुत सारे प्रकार थे। बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्स को क्लब करके जीएसटी बना दिया गया है यूनिफाइड टैक्स सिस्टम की तरह। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस जो हैं उसको याद करने के लिए हमने बनाया था कि मारा किसी को, रोया कोई और। मतलब इसमें इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट द टैक्सेस आर ऑन डिफरेंट पर्सन। जिसके ऊपर लगाया जाता है टैक्स वो ही कैन शिफ्ट द टैक्स टू द अदर पर्सन। ठीक है। और कंपनीज तो इनडायरेक्ट टैक्स। इस तरह रेवेन्यू जो एक्सपेंडिचर है वो रेकरिंग नेचर का होता है। सब्सिडी जैसे एग्जांपल है, सैलरी वगैरह जो गवर्नमेंट की दी जाती है रेकरिंग नेचर का है। तो उस तरीके जो है वो एक्सपेंडिचर्स वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स के अंतर्गत आते हैं। इसी तरह कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो जिस सरकार जितने भी बिल्डिंग मशीनरी वगैरह, जितने भी प्लांट वगैरह जो है, इस तरह के जो काम सरकारें जो करती हैं वो एसेट्स को बढ़ाने वाला होता है। और जिस सरकार ने लोन लिया हुआ है उसको पेमेंट कर रहा है, सरकार कर रही है, तो ये लायबिलिटीज़ को घटाने वाला हो गया। ठीक है। रिकवरी ऑफ लोन्स जो है वो हमारा एग्जांपल है कैपिटल रिसिप्ट्स का। जो लोन हम दिए हुए हैं दूसरे को, अब उससे ले रहे हैं, तो ये एसेट्स को घटाने वाला होता है। तो इस प्रकार से ये कंपोनेंट्स की क्लियरिटी हो गई। अब हम आते हैं बजट के जो यूनियन बजट की जो विभिन्न टाइप्स हैं उसको भी देख लो। जैसा कि स्क्रीन पर दिखा रहा है, बैलेंस बजट बिल्कुल साफ है। बैलेंस बजट मतलब जितना खर्चा उतना आमदनी, तो बैलेंस हो जाएगा। ठीक है। इसको बिल्कुल, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। सरप्लस बजट
आमदनी आमदनी खर्च आमदनी 98 और खर्चा रुपया अगर होगा तो ये क्या होगा, डिफिसिट हो जाएगा, बजट का डिफिसिट हो जाएगा। और लेकिन उसका उल्टा हो जाए कि खर्चा 98 और आमदनी रुपया, तो ये सरप्लस बजट हो जाएगा। तो इस तरीके से गोविंदा की फिल्म थी आमदनी 98 और खर्चा रुपया, मतलब वो डिफिसिट बजट का एग्जाम्पल था। और उसी का जस्ट उल्टा कि खर्चा 98 और आमदनी रुपया, तो वो हो जाएगा सरप्लस बजट। अब आते हैं बजटरी डेफिसिट्स में। बजटरी डेफिसिट्स को अगर हम डिफाइन करें तो सरकार के जितने भी टोटल एक्सपेंडिचर हैं और टोटल जो रिसिप्ट्स हैं उनके बीच का अंतर, मतलब टोटल रिसिप्ट्स अगर कम हो जाए और टोटल एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाए तो ये हमारा बजटरी डेफिसिट का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो अब आते हैं टाइप्स ऑफ मेजर्स ऑफ बजटरी डेफिसिट्स। अब ये यहाँ से इंपॉर्टेंट जो होता है, लेकिन हमारा फोकस फिर भी जैसा कि मैंने पहले बता चुका हूँ वो हमारा होगा फिजिकल डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट्स, प्राइमरी डेफिसिट्स एंड फिजिकल डेफिसिट, तीनों इंपॉर्टेंट हैं और तीनों के अपने अपने इम्प्लीकेशंस हैं, तीनों के अपने अपने मतलब हैं, वो क्या कहना चाहते हैं। लेकिन मैं फिजिकल डेफिसिट करूँगा, इसलिए अभी मैं स्किप कर रहा हूँ रेवेन्यू डेफिसिट्स और प्राइमरी डेफिसिट्स को। तो आते हैं फिजिकल डेफिसिट्स के ऊपर। Fiscal expenditure refers to the excess of total expenditure over total receipts, excluding borrowing during the given fiscal year. तो टोटल जो सब फिजिकल डिफिसिट्स का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। ठीक है, क्योंकि टोटल रिसिप्ट्स में रेवेन्यू रिसिप्ट्स और कैपिटल रिसिप्ट्स आता है, और कैपिटल रिसिप्ट्स के जो सोर्सेज हैं वो डिसइन्वेस्टमेंट है, बोरोइंग है। ठीक है, और रिकवरी ऑफ लोन्स। तो जो इसमें एक्सक्लूडिंग बोरोइंग को हम जो सरकारें IMF, वर्ल्ड बैंक या दूसरे कंट्री से जो बोरो करती हैं, जो उनको मिलता है, तो उसको हम छोड़ के जो टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल रिसिप्ट्स के बीच का जो अंतर है वही फिजिकल डेफिसिट होता है। फिजिकल डेफिसिट इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। द एक्सटेंट ऑफ फिजिकल डेफिसिट is an indication of how far the government is spending beyond its means। टोटल एक्सपेंडिचर फिजिकल डेफिसिट का एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है कि सरकार अपने क्षमता से बाहर कितना खर्च करती है। ठीक है, तो ये सरकार, मतलब आप इंडिविजुअल लेवल पर भी अगर आप इस चीज़ को सोचें तो बहुत सारे जो लोग हैं वो शादी ब्याह में बहुत ज़्यादा खर्च कर देते हैं और फिर बाद में वो मतलब परेशान रहते हैं। तो इसी तरह सरकारें भी बहुत परेशान रहती हैं, सरकारों के ऊपर लोड बढ़ जाता है, और सरकार अपने इस घाटे को पूरा करने के लिए दूसरे जो साधन है जिसे डिसइन्वेस्टमेंट है उसका गलत तरीके से सरकारें उपयोग करते हैं, उन पर करप्शन के चार्जेस लगने लगते हैं। ठीक है, तो आप जिस तरह से एक इंडिविजुअल व्यक्ति अगर इस तरह की स्थिति आती है, पैसे की कमी होती है, तो क्या करता है, दूसरे से बोरो करेगा या कुछ और अपने एसेट्स को सेल आउट करेगा। तो इस तरीके से सरकारों के लिए या देश के लिए से सोचें तो नुकसानदायक होता है। तो द हाँ ठीक हो गया। द टोटल रिसिप्ट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग इंक्लूड्स। अब टोटल रिसिप्ट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग इंक्लूड करता है, मतलब टोटल रिसिप्ट्स का हिस्सा कौन कौन है, मतलब बोरोइंग को छोड़कर टोटल रिसिप्ट्स में क्या क्या चीज़ आती है। जैसा कि मैंने पहले बताया हुआ है, रेवेन्यू रिसिप्ट्स और कैपिटल रिसिप्ट्स। कैपिटल रिसिप्ट में एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, ठीक है, कैपिटल रिसिप्ट में बोरोइंग को छोड़ देंगे। और नॉन डेब्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट्स सच एज रिकवरी ऑफ लोन्स और प्रोसीड्स फ्रॉम डिसइन्वेस्टमेंट। मतलब रिकवरी ऑफ लोन्स ये बोरोइंग का हिस्सा नहीं होता है और डिसइन्वेस्टमेंट बोरोइंग का हिस्सा नहीं होता है। तो कैपिटल रिसिप्ट्स में हम लेते हैं किसको है, रिकवरी ऑफ लोन्स को लेते हैं, ठीक है, और दूसरा किसको लेते हैं, डिसइन्वेस्टमेंट को लेते हैं। और जो डेप्ट क्रिएटिंग चीज़ें होती हैं, देयताएँ होती हैं, लायबिलिटीज़ होती हैं, लायबिलिटीज़ वाली चीज़ों को हम नहीं रिसिप्ट का हिस्सा मानते हैं जब हम फिजिकल डेफिसिट को कैलकुलेट करते हैं। चलिए, इम्प्लीकेशंस ऑफ फिजिकल डेफिसिट से पहली बात तो इस डेट ट्रैप हो जाता है, ऋण जाल में सरकारें फंस जाती हैं। अब फिजिकल डेफिसिट से इंडिकेट्स द टोटल बोरोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, सरकार की जो भी बोरोइंग रिक्वायरमेंट है वो फिजिकल डेफिसिट का हिस्सा है। बोरोइंग नॉट ओनली इन्वॉल्व्स रीपेमेंट ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट, जो सरकार ने लोन लिया हुआ है उसका जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है, मतलब जितना 100 रुपये का लोन लिया तो 100 रुपया तो लौटाना ही है,
ठीक है, लेकिन उस 100 रुपये पर जो इंटरेस्ट होता है उसको भी लौटाना होता है ना, इंटरेस्ट भी तो हर साल बढ़ता रहता है। तो इसी बात को यहाँ इंडिकेट किया गया है कि बोरोइंग्स नॉट ओनली इन्वॉल्व्स रीपेमेंट ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट बट ऑल्सो रिक्वायर्स रीपेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट पेमेंट इंक्रीजेज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब इंटरेस्ट पर जो लोन का पेमेंट तो कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट हो जाएगा, लेकिन जो इंटरेस्ट होगा लोन के ऊपर, जो इंटरेस्ट होता है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि 100 रुपये पर 10 रुपये जो है इंटरेस्ट है, ठीक है, तो उसको भी तो 10 रुपये इंटरेस्ट जो है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट है। तो सरकार को अपने इस फिजिकल डेफिसिट्स जो अगर ज़्यादा है तो मतलब सरकार को लोन तो पेमेंट करना ही है, प्लस इंटरेस्ट का जो पेमेंट होता है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जाएगा। ठीक है, तो मतलब सरकार जो सब्सिडी दे सकती है, सरकार सैलरी देती है, उसमें से कटौती करना पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए आजकल सरकारें पेंशन वेंशन जो है ना उस पर रोक लगाना चाहती है अपने फिजिकल डेफिसिट को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि फिजिकल डेफिसिट के बढ़ने का मतलब होता है कि आपको जब ज़रूरत पड़ेगी तो जो दूसरे देश है या दूसरे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो आपको लोन वगैरह नहीं देंगे। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर, इसलिए सरकारें इस तरह के मेजर्स को अपनाती हैं। चलिए, तो इंटरेस्ट पेमेंट इंक्रीजेज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर which leads to a revenue deficit. It creates a vicious circle of cycle कह लो या circle कह लो. It creates a vicious cycle of fiscal deficits and revenue deficits, wherein the government takes more loans to repay the earlier loans. ठीक है, As a result, the country is caught in a debt trap. अब आता है इन्फ्लेशन के ऊपर। द गवर्नमेंट मेनली बोरोज फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई टू मीट द फिजिकल डेफिसिट। गवर्नमेंट जो है फिजिकल डेफिसिट को पूरा करने के लिए आरबीआई, ये टूल है, आरबीआई से पैसा लेती है और आरबीआई प्रिंट्स न्यू करेंसी टू मीट द डेफिसिट रिक्वायरमेंट्स। और आरबीआई क्या करता है, इस जो एक्सपेंडिचर और इनकम के बीच का जो डिफरेंस है उसको पूरा करने के लिए वो नई करेंसी को प्रिंट करता है। लेकिन ऐसे समय में क्या होता है, नई करेंसी प्रिंट होने से मनी सप्लाई, जो नेक्स्ट पॉइंट है, मनी सप्लाई बढ़ जाता है। इट इंक्रीजेज द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी एंड क्रिएट्स इन्फ्लेशनरी प्रेशर। और मनी सप्लाई बढ़ने का मतलब ही है, आप समझ सकते हो कि वो प्राइस राइज को जन्म देगा, इन्फ्लेशन को जन्म देगा। Foreign dependence. The government also borrows from the rest of the world, which raises the डिपेंडेंस ऑन अदर कंट्रीज। जैसे पाकिस्तान की हालत है, जो कि बांग्लादेश की हालत है, और भी श्रीलंका की हालत है। ठीक है, तो अगर गवर्नमेंट अपने इस डेफिसिट को पूरा करने के लिए अगर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से बोरो करती है तो क्या होगा, आपके देश की पॉलिसीज़, आपके देश की राजनीति, आपके हर चीज़ को वो प्रभावित करें। इसलिए कभी भी फॉरेन से ज़्यादा इस बोरो नहीं करने का सोचना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि अपने ही देश के इंडस्ट्रीज को ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप किया जाए, क्योंकि हमने ईस्ट इंडिया कंपनी का एक्सपीरियंस देख लिया हुआ है। और आज भी कंपनियां, एमएनसी देश के राजनीतिक और आर्थिक हालत के माध्यम से देश की राजनीति को प्रभावित करती हैं, जैसा कि बांग्लादेश, श्रीलंका वगैरह में हुआ। इसलिए कोशिश करना चाहिए कि अपने देश के इंडस्ट्रीज को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए। जिससे टाटा है, वैसे अभी भारत में बहुत सारी कंपनियां इस तरह की स्थिति में आई हैं कि वो वर्ल्ड क्लास तक अपना प्रेजेंस को बढ़ा रही है, जैसे अडानी है या रिलायंस है, टाटा है, ये सब। इसी तरह और भी इंडस्ट्रीज अगर देश में डेवलप होंगे तो ये देश के लिए कहीं ना कहीं ये ठीक होगा, ताकि फॉरेन एमएनसीज के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं हो और वो आपके इंटरनल पॉलिसीज़ को प्रभावित ना करें। ठीक है, इट इंक्रीजेज द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी एंड क्रिएट्स इन्फ्लेशनरी प्रेशर। फॉरेन डिपेंडेंस, ये पॉइंट इसी को डिस्कस कर रहा था। द गवर्नमेंट ऑल्सो बोरोज फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड विच रेजेज द डिपेंडेंस ऑन अदर कंट्रीज। ठीक है, हैम्पर्स फ्यूचर ग्रोथ। कैसे होता है, बोरोइंग्स इंक्रीजेज द फाइनेंशियल बर्डन फॉर फ्यूचर जनरेशन। अगर ज़्यादा बोरो करते हो तो आपको लौटाना भी पड़ेगा और वो फ्यूचर जनरेशन के ऊपर एक बोझ की तरह हो जाएगा। इट एडवर्सली अफेक्ट्स द फ्यूचर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ द कंट्री। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, डिफरेंट वेज टू कैलकुलेट द फिजिकल डेफिसिट। इससे क्वेश्चन आते हैं तो बहुत ही आसान क्वेश्चन बन जाते हैं अगर इसको हम ध्यान से देख ले तो। ठीक है, फिजिकल डेफिसिट्स क्या होता है, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। डायरेक्ट क्वेश्चन होगा, डायरेक्ट सॉल्व कर देंगे। फिजिकल डेफिसिट्स क्या होगा, क्वेश्चन में क्या दिया होगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिया होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर दिया होगा, रेवेन्यू रिसिप्ट दिया होगा, कैपिटल रिसिप्ट दिया होगा, और इस
फार्मूले के अनुसार पुट कर देंगे, क्वेश्चन निकल जाएगा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है, टोटल एक्सपेंडिचर हो गया ये, माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट्स प्लस कैपिटल रिसिप्ट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, राइट दिया होता है। इसको इस तरह से फिट करके सॉल्व कर सकते हैं। फिर एक फिजिकल डेफिसिट क्या आता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट्स, ठीक है, प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस कैपिटल रिसिप्ट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, और फिजिकल डेफिसिट इज इक्वल टू रेवेन्यू डेफिसिट्स प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस कैपिटल रिसिप्ट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। तो जिस फॉर्म में क्वेश्चन दिया हो उसी फॉर्म में हम फॉर्मूले को यूज करेंगे और इसको करेंगे। इफ ओनली द टोटल बोरोइंग, ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इफ ओनली द टोटल बोरोइंग इज गिवन इन द क्वेश्चन देन फिजिकल डेफिसिट इज इक्वल टू द टोटल बोरोइंग्स, फिजिकल डेफिसिट इज इक्वल टू टोटल बोरोइंग। अगर केवल दिया हुआ है टोटल बोरोइंग दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो फिजिकल डेफिसिट किसके बराबर होगा, टोटल बोरोइंग के बराबर हो जाएगा। कभी कभी क्वेश्चन सारे दिए रहेंगे और टोटल बोरोइंग भी दिया होगा, आपको कंफ्यूज करने के लिए, ये भी ध्यान रखेंगे। तो हमको कुछ नहीं करना है, फिजिकल डेफिसिट्स को टोटल बोरोइंग करके आगे बढ़ जाना है। सोर्सेज ऑफ फाइनेंसिंग द फिजिकल डेफिसिट्स क्या है, बोरोइंग पहला सोर्स है कि फिजिकल डेफिसिट को फाइनेंस कैसे कैसे करते हैं, जो कि हम पार्सली पढ़ चुके हैं। इसको एक हेडिंग के तौर पर हम देख रहे हैं। फिजिकल डेफिसिट्स कैन मेड बाय द बोरोइंग्स फ्रॉम द इंटरनल सोर्सेज, जैसे पब्लिक, commercial banks, etc., or external sources, foreign governments, international organization, etc. डेफिसिट फाइनेंसिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। प्रिंटिंग ऑफ न्यू करेंसीज हम डेफिसिट फाइनेंसिंग कहते हैं। गवर्नमेंट में बोरो फ्रॉम द आरबीआई अगेंस्ट इट्स सिक्योरिटीज टू मीट द फिजिकल डेफिसिट्स। आरबीआई इज issues new currencies for this purpose. This process is known as deficit financing. Definition के याद कीजिए, पहले डिस्कशन किया जा चुका है। तो deficit financing क्या है, printing of new currencies by RBI to fill up the gap of income and expenditure, ठीक है। Borrowing are considered a better source as they don't increases the money supply, ठीक है, which is regarded as the main cause of inflation, ठीक है। On the other hand, deficit financing may lead to inflationary trends in the economy due to more money supply, ठीक है। इसके बाद आता है प्राइमरी डेफिसिट्स। तो प्राइमरी डेफिसिट्स, ठीक है, ये भी साथ साथ देखते हैं। प्राइमरी डेफिसिट्स इज अ ट्रू इंडिकेटर ऑफ द इकोनॉमिक हेल्थ ऑफ द कंट्री। किसी देश की आर्थिक स्थिति को जानने का प्राइमरी डेफिसिट एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत होता है। तो प्राइमरी डेफिसिट रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन द फिजिकल डेफिसिट्स ऑफ द करंट ईयर एंड इंटरेस्ट पेमेंट ऑन द प्रीवियस बोरोइंग। जो प्रीवियस बोरोइंग्स जो आपने लिया हुआ था और उसका और फिजिकल डेफिसिट्स के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको हम प्राइमरी डेफिसिट्स का नाम देते हैं। तो प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। द टोटल बोरोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट इंक्लूड्स द इंटरेस्ट कमिटमेंट ऑन द एक्यूमुलेटेड डेट्स, ठीक है। द टोटल जो बोरोइंग रिक्वायरमेंट्स है गवर्नमेंट की, ये इंक्लूड करता है इंटरेस्ट कमिटमेंट ऑन द एक्यूमुलेटेड डेप्ट। जो एक्यूमुलेटेड डेप्ट है उसका इंटरेस्ट जो पेमेंट करना होता है, ठीक है, टोटल बोरोइंग रिक्वायरमेंट उसी की होती है। इसके बाद द प्राइमरी डेफिसिट रेफर्स टू द एक्सटेंट टू विच सच इंटरेस्ट कमिटमेंट्स हैव कंप्लीटेड द गवर्नमेंट टू बोरो इन द करेंट पीरियड। तो प्राइमरी डेफिसिट्स जो है, प्राइमरी डेफिसिट्स रिफ्लेक्ट द एक्सटेंट टू विच सच इंटरेस्ट कमिटमेंट्स, मतलब जो इंटरेस्ट जो पेमेंट करने का जो कमिटमेंट है कि हम सरकार को देना है, दूसरे देशों को देना है, दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस को देना है, तो इसी बात को इंडिकेट किया जा रहा है कि द प्राइमरी डेफिसिट रिफ्लेक्ट्स, क्या बताता है कि एक्सटेंट टू विच सच इंटरेस्ट कमिटमेंट्स हैव कंपेल्ड द गवर्नमेंट, सरकारों को मजबूर करता है, ठीक है, गवर्नमेंट टू बोरो द करेंट पीरियड, ठीक है, टू बोरो इन द करंट ईयर में सरकारें कितना बोरो करेंगी, इस बात पर भी डिपेंड करता है कि पुराने जो एक्यूमुलेटेड डेब्ट हैं उसको सरकार कितना पेमेंट करने को सोच रही है। मतलब जितना ही सरकार पेमेंट करना चाहेगी उतना ही बड़ा डेफिसिट होगा। इस बात को बताया जा रहा है, ठीक है। implications of primary deficits, it indicates how much of the government borrowing are going to meet expenses other than interest payment, ठीक है। it indicates what how much of the government borrowing, कम सरकार के बोरोइंग का कितना बड़ा हिस्सा going to meet expenses other than the interest payment, इंटरेस्ट पेमेंट के अलावा तो कितना बड़ा हिस्सा वो जा रहा है
एक्सपेंसेस अदर देन द इंटरेस्ट पेमेंट, ठीक है, उन खर्चों में इंटरेस्ट पेमेंट के अलावा कितना बड़ा खर्चा जा रहा है सरकार का बोरोइंग के द्वारा, जो बोरोइंग हम करते हैं, ठीक है। तो इट इंडिकेट्स हाउ मच ऑफ द गवर्नमेंट बोरोइंग्स आर गोइंग टू मीट एक्सपेंसेस अदर देन द इंटरेस्ट पेमेंट, ठीक है। तो सरकार जितना भी इंटरेस्ट पेमेंट कर रही है उसके अलावा उसके खर्चे कहाँ जा रहे हैं, इसका इंडिकेशन है गवर्नमेंट बोरोइंग आर गोइंग टू मीट एक्सपेंसेस अदर देन इंटरेस्ट पेमेंट। दूसरा पॉइंट है डिफरेंस बिटवीन फिजिकल डेफिसिट्स एंड प्राइमरी डेफिसिट शोज द नंबर ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट्स ऑन द बोरोइंग मेड इन द पास्ट, ठीक है। मतलब ये पुराने पाप का नतीजा को भी बताता है इनके, मतलब पुराने पाप का नतीजा मतलब कि आपने पहले बहुत सारा लोन लिया हुआ है और उस बोरोइंग पास्ट बोरोइंग को आप अभी पेमेंट कर रहे हो, उसी बात को यहाँ इंडिकेट किया जा रहा है। द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल डेफिसिट्स, ठीक है, एंड प्राइमरी डेफिसिट शोज द नंबर ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट्स ऑन द बोरोइंग मेड इन द पास्ट, ठीक है। पुराने जो आपने लिया हुआ है लोन उसका हम करंट ईयर में इसका कितना हम पेमेंट कर रहे हैं, मतलब कुल मिला के आपकी आर्थिक स्थिति का एक ट्रू इंडिकेटर कहा माना जाए इसको। अ लो और जीरो प्राइमरी डेफिसिट इंडिकेट्स द इंटरेस्ट कमिटमेंट्स ऑन अर्लियर लोन्स हैव फोर्स्ड द गवर्नमेंट टू बोरो, ठीक है। अ लो एक जीरो या लो प्राइमरी डेफिसिट होने का मतलब क्या है, इंडिकेट्स दैट इंटरेस्ट कमिटमेंट्स, ठीक है, हैव फोर्स्ड द गवर्नमेंट टू बोरो, ठीक है। देखिए जीरो प्राइमरी डेफिसिट्स का मतलब एक बार ज़्यादा क्लियरिटी के लिए देखेंगे। जीरो प्राइमरी डेफिसिट मीन्स द गवर्नमेंट इज ओनली बोरोइंग मनी to pay interest on previous loans and is not adding to its existing debt। मतलब जीरो प्राइम डेफिसिट क्या बताता है कि सरकार जो एग्जिस्टिंग डेप्ट है, ठीक है, प्रीवियस लोन का ही पेमेंट कर रही है, इंटरेस्ट ऑन प्रीवियस लोन। द गवर्नमेंट इज ओनली बोरोइंग मनी टू पे इंटरेस्ट ऑन प्रीवियस लोन्स, प्रीवियस लोन जो लिया हुआ है उसका इंटरेस्ट पेमेंट करने के लिए कर रही है, एंड नॉट एडिंग टू एग्जिस्टिंग डेट, मतलब नया कोई डेट नहीं ले रही है। दिस इज साइन ऑफ फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डिसिप्लिन। द प्राइमरी डेफिसिट इज द डिफरेंस बिटवीन करंट ईयर्स फिजिकल डेफिसिट एंड इंटरेस्ट पेमेंट्स ऑन द प्रीवियस लोन्स। It shows how much the government needs to borrow to cover expenses, excluding interest payments. Okay. The primary deficit is the difference between the current year's fiscal deficits and the interest payments on the previous loan. It shows how much the government needs to borrow to cover expenses excluding interest payments. A decrease in the primary deficits indicates that the economy's fiscal health is improving. A higher primary deficit on the other hand can indicate fiscal responsibility। ठीक है, तो ये कहने का मतलब कि जीरो प्राइमरी डेफिसिट्स है तो ये अच्छा होता जाएगा, मतलब सरकार अपने डेब्ट में कोई नई चीज़ ऐड नहीं कर रही है, ठीक है। द गवर्नमेंट ओनली बोरोइंग मनी टू पे इंटरेस्ट ऑन प्रीवियस लोन्स, मतलब पुराने पाप का भुगतान सरकार कर रही है, इसका मतलब ये हुआ। ठीक, थैंक यू। तो आई होप इट इज़ गुड फॉर यू। थैंक यू वेरी मच।